हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ कॉमर्स, जिसमें मैं आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था। बेसिकली 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें पर पार्ट आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। होप सो आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा और उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और एक अच्छा स्कोर जो है आपने अचीव किया होगा। इसी तरह आज की वीडियो में अगेन हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की वीडियो में कुछ सजेशन जो आपने दिए थे, मैंने उसको फॉलो करते हुए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आपने कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है कम थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। और साथ में एक कमेंट और ये सजेशन में आया था कि क्वेश्चन जो है हिंदी में भी होने चाहिए। देखो, हिंदी में मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा, लेकिन डेफिनेटली आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में ही देखने को मिलेगी। तो इसी तरह के कमेंट्स आप करते रहिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आफ्टर ऑल, ये जो सारी वीडियोस है ये आपके लिए ही क्रिएट की जा रही है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो फ्रेंड्स, यूनिट 1 टू यूनिट 10 जो है कंप्लीट वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, यूजुअली कॉमर्स की भी और पेपर 1 की भी, और साथ में प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी वहां पे अवेलेबल है। तो आप जाकर इनको देख सकते हैं, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है आपको वहां पे अवेलेबल करा दी जाती है। ओके, चलिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपने स्टार्ट करेंगे 46 से, क्योंकि 45 तक मैं ऑलरेडी आपको 3 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब सारी हमारी क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे तो कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर्स एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अपनी बेसिकली नोटबुक साथ लेके बैठना ताकि आप आंसर को करेक्टली दे पाओ। सो क्वेश्चन 46 है हमारे पास। रिया एंटरप्राइजेज है लिमिटेड ऑफर्ड 5000 शेयर्स। तो ये बेसिकली शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर से। तो 5000 शेयर्स ऑफर करती है। 10 रुपीज का एक शेयर होता है टू द पब्लिक पेबल ऑन। और जो कि 10 रुपीज है, कैसे पे करने हैं? बेसिकली 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवा रखे हैं, 2 रुपीज अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज है। वट विल बी द जनरल एंट्रीज? अब हमें जनरल एंट्री बतानी है फॉर द अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड इफ 500 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। देखो, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट मनी। जो कि हम अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं, हमें वो पास करनी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 500 रुपए जो शेयर होल्डर्स हैं, 500 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट मनी को नहीं पे किया है। तो बेसिकली अगर वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे करेंगे तो वो एक अकाउंट ओपन कर लिया जाता है। उस अकाउंट की एंट्री कैसे आप करोगे बेसिकली? ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बी है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। डी है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पीजीटी लेवल पे आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, मैं इसमें पीजीटी के भी इंक्लूड कर रखे हैं, कुछ नेट से भी है हमारे पास क्वेश्चंस। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हैं जो बेसिकली नेट में आज किए गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मिला के एमसीक्यूज का लाया गया है। ठीक है, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया हो, काफी इजी है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले एंट्री जो जाती है शेयर एप्लीकेशन की जाती है, जिसमें हमारे पास बैंक में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर ड्यू की एंट्री होती है। लेकिन अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर वो बैंक से हम रिलेटेड एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। तो वो जो बैंक वाली एंट्री है वो आपको यहाँ पे बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी। दैट इज, अगर हम बात करें, देखो पहली बात तो कॉल इन एडवांस का तो यहाँ पे कोई जिक्र होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एडवांस तो हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कॉल इन एरियर्स यहाँ पे जरूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि भैया 500 रुपए जो 500 शेयर्स जो थे उस पे मनी ही रिसीव नहीं हुई, तो क्या हुआ? ये कॉल इन एरियर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉल इन एरियर्स है वो कितने रुपीज का हुआ? 1000 रुपीज का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 500 शेयर्स हमें रिसीव नहीं हुए, और एक शेयर कितने का था? 2 रुपए का था। अलॉटमेंट मनी कितने की थी? 2 रुपए की थी। तो 1000 रुपीज जो है रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव हुए कितने? 9000 रुपीज हमें क्या हुए? रिसीव हुए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 का शेयर अलॉटमेंट और बैंक में आए कितने? 9000 रुपीज आए। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास 47। अब 47 जो क्वेश्चन है ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी टॉपिक में से है। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें क्या क्या रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें दो एनवलप दे रखे हैं। एक तो है एनवलप 1,
जिसके अंदर 2 ब्लैक बॉल हैं और 2 ब्लैक और 3 जो है रेड शीट्स हैं। सॉरी गलती से बोल दिया। तो फर्स्ट एनवेलप के अंदर 2 ब्लैक और 3 रेड शीट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास एक एनवेलप है, एनवेलप सेकंड, जिसके अंदर जो है 3 ब्लैक और 4 रेड शीट है। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये दो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक एनवेलप है, एक ये है, एक ये है बेसिकली। ठीक है, एनवेलप 1 और एनवेलप 2। एनवेलप 1 के अंदर कितनी है, 2 ब्लैक शीट्स हैं और 3 क्या है, रेड शीट्स हैं। ऐसे ही एनवेलप सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो 3 ब्लैक शीट्स हैं और 4 क्या है हमारे पास, रेड शीट्स हैं। यहां तक बात क्लियर? बिल्कुल। आउट ऑफ दिस टू एनवेलप वन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब इन दोनों में से ना मैंने एक सिलेक्ट करा, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एनवेलप इज फर्स्ट इज डबल दैट ऑफ एनवेलप सेकंड। मतलब कि एनवेलप फर्स्ट को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। वो कितनी है, बेसिकली 2 टाइम्स है एनवेलप 1 के। मतलब अगर एनवेलप 1 एक बार निकल कर आता है तो उसकी जो दूसरे की है एनवेलप फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है इन कंपैरिजन टू सेकंड, सेकंड के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दोनों एनवेलप की वो 3 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इफ रेड शीट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड एनवेलप द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द सेकंड। हमने क्या करा, एक रेड शीट को सिलेक्ट किया, तो बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सेकंड में से ही होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे जो लगेगी वो बायस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो कर लीजिए अटेम्प्ट, देखते हैं किसका ठीक होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे इसको हम, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, हल्का सा बस। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर पर, क्या इसका आंसर रहने वाला है देखते हैं। ठीक है, सो इट्स आंसर इज डी। तो इसका आंसर होगा क्या, डी। तो इसका आंसर रहने वाला है डी। अभी डी कैसे आया, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनरली जो प्रोबेबिलिटी है वहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट को क्रिटिकल रखा जाता है। चलिए देखते हैं। तो अगर बायस थ्योरम की बात करें तो देखो, जिस चीज में से पूछ रखा है वो बेसिकली हमारा ऊपर आएगा, डिवाइड बाय हमारे पास टोटल जो हमारे केसेस बनते हैं वो नीचे आएंगे। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट रहता है। ओके, अब बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो, किस में से हमें सिलेक्ट करना है, एनवेलप सेकंड में से। एनवेलप सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी 3 है, एनवेलप की सेकंड की कितनी है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अगर सेकंड एनवेलप में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड एनवेलप में से रेड शीट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड शीट है कितनी सेकंड एनवेलप में, 4 है। 4 टोटल कितनी शीट्स है, 7 है। तो ये हो जाएगा भाई 4 एंड डिवाइड बाय 7। अब नीचे चलिए, नीचे हम लेते हैं बेसिकली टोटल केसेस कितने बनेंगे हमारे पास। तो पहला तो केस ये बन जाएगा 1/3 इंटू 4/7। दूसरा है हमारे पास, अगर जो शीट है वो फर्स्ट एनवेलप की होती तो फर्स्ट एनवेलप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 डिवाइड बाय 3। फर्स्ट एनवेलप में रेड शीट कितनी है, रेड शीट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 है, तो 3 डिवाइड बाय 5। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, डी, दैट इज 10/31। तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से कम आते हैं, बट इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है, तो प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अगेन असर्शन रीजन का बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है। ये बिजनेस लॉ में से है हमारे पास, तो बिजनेस लॉ के कुछ टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, बेलमेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। असर्शन हमें दे रखा है, प्रोमिस जो होता है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, रीजन क्या रखा है, एन एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली सम है किसका, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑफर प्रोमिस से बेसिकली प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन बना हुआ है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसको कोई सोचने वाला टाइम भी नहीं चाहिए हमको। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि प्रोमिस जो है बेसिकली वो क्या है, एक एग्रीमेंट ही हो जाता है। अगर मैं किसी को प्रोमिस कर रहा हूं तो प्रोमिस क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रोमिस के साथ मैं अगर कोई लीगल कंसिडरेशन भी ला रहा हूं, मैं कोई ये कर दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो यहाँ पे एक लीगल कंसिडरेशन आ जाएगी। और जब प्रोमिस के साथ एक एग्रीमेंट के साथ लीगल कंसिडरेशन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारी ठीक है। और जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, सम होता है ऑफर का और एक्सेप्टेंस का। मान लो मैंने आपको एक ऑफर दिया, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा
तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी कैसी है, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन बिजनेस लॉ से है। हमें पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछेगी कौन सी ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है, ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर। एक जो चेक है हमेशा उसी के नाम पे ड्रॉन किया जाता है जो कि क्या होता है, बैंकर होता है, जिसका अकाउंट बेसिकली होता है बैंक के अंदर। सेकंड है, ए चेक रिक्वायर्स द एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो जब तक वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो चेक वैलिड नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा सच में होता है? सी दे रखा है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ए बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो डिमांड बेस्ड होता है, जब तक सामने वाला बंदा डिमांड नहीं करेगा तो बिल नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसा होता है? डी, a promissory note containing a conditional promise to pay is a valid promissory note। तो एक promissory note के अंदर क्या होता है, कंडीशनल promise होता है जहां पे कंडीशंस लगा के promise किया जाता है, to pay is a valid promissory note। तो क्या promissory note के अंदर आपको कंडीशनल promise देखने को मिलता है? तो ये चार स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, चेक हमेशा उसी को तो काट कर दोगे ना जिसका बैंक में क्या होगा, अकाउंट होगा। क्या ऐसे पर्सन को आप चेक दे सकते हो जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है? अगर मान लो किसी का एसबीआई में अकाउंट नहीं है या किसी भी बैंक में नहीं है, आप उसके नाम से चेक काट के देखो, क्या बैंक वाले कैश दे देंगे? भाई जब चेक ही नहीं है तो किसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारे पास, गलत है। मतलब सही है, मतलब चेक जो है उसी को दिया जाएगा जिसका क्या होगा, बैंक में अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी कैसी हैं, रोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में से ही है ये भी हमारा। क्वेश्चन कह रखा है, इफ ए स्पीक्स ट्रूथ इज 20% केसेस। एक पर्सन है ए जो सच बोलता है, ऐसा है 20% का केस, मतलब 20% चांसेस है कि वो सच बोलता है। बी स्पीक्स ट्रूथ 40%। बी भाई थोड़ा ज्यादा सच्चा, थोड़ा ज्यादा ईमानदार बंदा है, बी के चांसेस ज्यादा हैं, वो 40% हम चांस मान के चलते हैं कि वो क्या करते हैं, जो बी है वो क्या करता है, सच बोलता है। 40% चांसेस है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इन्होंने कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों आपस में क्या कर जाए, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। मतलब कि दोनों के दोनों आपस में क्या कर जाए, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जब ए जो है वो क्या बोले, सच बोले, और बी क्या बोले, झूठ बोले। या फिर बी क्या बोले, सच बोले, और ए क्या बोले, झूठ बोले। ये हमारी क्या हो जाएंगी बेसिकली, तब ये क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो हम वो केस निकल कर आएगा जब दोनों जो है, ये वो प्रोबेबिलिटी हमारी निकल कर आएगी जिस टाइम पर दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो इसका आपको आंसर देना है। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली डी है। देखो पहला केस हमारे पास बनता है, ए जो है वो ट्रूथ बोल रहा है, लेकिन बी जो है वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ए ट्रूथ बोल रहा है तो ए के चांसेस कितने हैं, 20% है, तो 20/100 मल्टीप्लाई बी के झूठ बोलने के चांसेस कितने हैं। अगर बी के 40% सच बोलने के चांसेस है तो झूठ बोलने के कितने हैं, 60%। तो 60/100 हमने कर दिया और आया हमारे पास 0.12। सेकंड केस बनेगा कि बी क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन ए क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर बी सच बोल रहा है, बी सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पीक सच बोलने की, बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40/100। और ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 80/100। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा है 0.32, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिलाया तो ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी बनती है 0.44। हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है कि जिस टाइम दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास। If firm profit for the last 3 years are 5 lakh, 4 lakh, 6 lakh, ये 3 years का प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 4 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। तो टाइम को मैनेज करना जरूरी है हमारे एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली क्या है, आपको पता है कि आप अगर आपको पता है
कि आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हो, क्योंकि गुडविल को आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे भी कैलकुलेट की जाती है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी की जाती है, इन सारे प्रॉफिट्स के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। तो आपको फॉर्मूलेस का पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेसिकली। तो इट्स आंसर इज ए। तो अगर हम बात करें, देखो हमें क्या दे रखा है, 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। अगर हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल ले और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 5 लाख का हमारे पास क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 4। गुडविल थी 20 लाख। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अरेंज द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एनेक्टमेंट इन इंडिया। तो ये कुछ एक्ट्स दे रखे हैं, इन एक्ट्स को आपको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इनके एनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, अरेंज करना है। नीचे हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर आपको पता है कि इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, कॉपीराइट एक्ट कब आया था और आईटी एक्ट कब आया था, इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो काफी इजी है। कॉपीराइट के बारे में हमें पता होता है। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट टू फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होता बेसिकली। तो अगर आपको ये भी पता है, बाकी रिमेनिंग 3 भी पता है, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी। अगर हम बात करें तो कॉपीराइट एक्ट हमारा कब आया था, ये आया था हमारे पास 1957 के अंदर। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये हमारे पास कब आया था, तो ये 17 अक्टूबर 2000 में हमें देखने को मिला था। और अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये हमारे पास कब आया था, तो ये हमारे पास आया था 2002 के अंदर हमारे पास ये एक्ट हमें देखने को मिला था। और अगर हम आरटीआई की बात करें तो आरटीआई हमारे पास कब आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, ये 15 जून 2005 में पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। और ये हमारा एक्चुअली में हमें देखने को मिला था 12 अक्टूबर 2005 के अंदर। तो बेसिकली ईयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है rather देन पर्टिकुलर डेट्स के। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आगे आने वाले टाइम में आपको पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस कंपनी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, होप्स आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। हम कहते हैं कि कुछ एक्ट्स अल्ट्रा वायरस होते हैं जो कंपनी के अगेंस्ट जाकर करे जाते हैं। तो किस एक्ट को हम अल्ट्रा वायरस करे कहेंगे, व्हेन इट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ। तो किसके पावर्स के बियॉन्ड जाकर अगर कुछ काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, इसके बारे में हमें बताना है। ए ऑफ द डायरेक्टर्स, बी ऑफ द कंपनी, सी ऑफ द डायरेक्टर्स बट नॉट द कंपनी, डी कंफर्ट ऑन द कंपनी बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स अल्ट्रा वायरस के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी लॉ के हमारे पास कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं डॉक्ट्राइन्स की रिगार्डिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है हमारे पास, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेसिकली। सो इट्स आंसर इज बी। तो अगर कोई भी कंपनी के बियॉन्ड जाकर कोई काम किया जाएगा तो वो काम क्या कहलाएगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एक्ट, वो बेसिकली अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप कंपनी ने जो एक लिमिटेशन सेट कर रखी है कि आप यही काम कर सकते हो, बट अगर आप उस लिमिटेशन को क्रॉस करके काम करोगे तो भैया वो अल्ट्रा वायरस तो कहलाएगा ही ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो कहा है कि देखो कंपटीशन एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास, कौन सा इनमें से कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं काउंट किया जाता, कौन सा कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ए एनकरेज कंपटीशन, बी प्रिवेंट abuse of dominant position, C prevent monopolistic rights arising out of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डी रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये इन ऑब्जेक्टिव में से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे पास कंपटीशन एक्ट का। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है। अगर आपको पढ़ रखा है कंपटीशन ऑब्जेक्टिव, कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको पता है, तो बेसिकली आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत लिमिटेड से हमारे पास ऑब्जेक्टिव रहते हैं कंपटीशन एक्ट के। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स राइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो अब कभी भी एक कंपटीशन एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक राइट को प्रिवेंट करे, जबकि ये तुम्हारा राइट है। हम जब भी कोई पेटेंट्स लेते हैं तो इसलिए लेते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा उसको चोरी ना कर ले। तो इसमें ये इसके अगेंस्ट गया हुआ है।
तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कंपटीशन एक्ट के हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको पीपीटी में बेसिकली स्लाइड्स जो पीडीएफ में आपके पास शेयर करूंगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा कंपटीशन एक्ट के रिगार्डिंग टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, मोनोपोली को प्रिवेंट करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना, ये सब चीजें, ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास कंपटीशन एक्ट के, ये आप बाद में पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास, व्हेन ए नेशनल जीएसटी सबस्यूम सेंट्रल टैक्सेस ऑन 1 जुलाई 2017, आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को हमारे पास जीएसटी आ गया था और काफी सारे टैक्सेस को उसके अंदर क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। तो हाउ मेनी पेट्रोलियम गुड्स वर केप्ट आउट ऑफ इट्स परव्यू फॉर द टाइम बीइंग। और आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आपको ये बताना है कि कितने ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। क्योंकि हमको तो ये पता होता है कि पेट्रोल पर तो भाई जीएसटी नहीं लगता, वहां पे तो गवर्नमेंट अपना टैक्स ही खुद से लगाती है, क्योंकि वो सबसे मेजर हमारे पास रेवेन्यू का सोर्स रहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बताना है कि ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। A5, B4, C6, D3। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए। डेट इज हमारे पास टोटल 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है। अभी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि बेसिकली एरोप्लेन में यूज होता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको क्या करा गया है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारे पास। एज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल बर्थ एज 0.5, हमको कहा है कि एक घर में मेल होने के चांसेस हैं 50% और फीमेल होने के चांसेस भी कितने हैं, 50%, मतलब 1/2 ये चांसेस हैं। फाइंड द चांसेस दैट ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस विल हैव 2 बॉय एंड 1 गर्ल। आपको बताना है कि एक फैमिली है जिसमें 3 चिल्ड्रंस हुए हैं, चांसेस हैं होने हैं आने वाले टाइम में, तो उसकी क्या चांसेस है कि उसमें 2 बॉयज होंगे और 1 गर्ल होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा लॉजिक लगाकर काम करना होगा, केसेस बनाने होंगे। कि मान लो पहला केस आया कि 2 बॉय हो गए, लो भाई फर्स्ट टाइम पे बॉय होगा, दूसरे टाइम पे बॉय होगा, घर में मिठाइयां बांटती, लेकिन तीसरे टाइम पे गर्ल होगी। पहले टाइम पे गर्ल होगी, दूसरे टाइम पे गर्ल होगी, फिर मिठाई मतलब कि शौक सा थोड़ा सा हुआ कि गर्ल हुई है 2 बार में, तीसरे बार में बॉय हो गया, खुशियां बन गई घर में। तो ऐसे केसेस बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो बेसिकली डाइस के अंदर हम बेसिकली यूज करते हैं इसको। सो आपको चांसेस बताने हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या चांसेस रहेंगे कि 2 बॉयज और 3 के। तो अगर आप ऐसे केसेस बनाओगे तो उसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा कि कितने हमारे केसेस बनेंगे और ऐसा कौन सा केस रहे, कितने केसेस रहेंगे जिसमें 2 बॉयज आपको देखने को मिलेंगे और 1 हमारे पास गर्ल देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज 3। तो 3 केसेस आपको ऐसे देखो, टोटल जो केसेस बनेंगे हमारे पास वो 8 बनेंगे। अगर ऐसे केसेस आप बनाओगे जैसे कि बॉय बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन 2 बॉय और 1 जो गर्ल रहेगी, वो सिर्फ 3 ही केस ऐसे होंगे जिसमें 2 बॉयज रहेंगे और 1 क्या रहेगी, गर्ल रहेगी। ओके, जैसे कि ये 2 केस तो ये हो गए हमारे पास, एक बॉय 2 बॉय हो गए, एक गर्ल होगी। एक केस हो जाएगा बॉय गर्ल बॉय, फिर हो जाएगा गर्ल बॉय बॉय। तो 3 केस हमारे पास ये बन गए जिसमें क्या है, 2 बॉय हैं और 1 गर्ल है। तो 3 और टोटल केसेस हमारे पास बनेंगे 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बॉय 8। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है डाइस के अंदर, ठीक है। डाइस के अंदर कह देंगे कि भैया सम आना चाहिए 8, तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, तो हम बताएंगे 4 4 हो गया, 2 6 हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, डाइस का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in an electrical goods manufacturing company there are 4 main activities like marketing, production, finance and personnel. The general manager is planning to structure the organization. Which type of organization structure would the manager adopt? अब देखो एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है हमें। अब आपको स्ट्रक्चर देखना है कि आप किस बेस पे डिजाइन करोगे, और हमें बता रखा है कि उसके अंदर बेसिकली क्या है, 4 मेन एक्टिविटीज वो करते हैं। एक्टिविटीज के बेस पे हमें क्या करना है, फंक्शन को डिसाइड करना है। और एक्टिविटीज कौन सी है, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया एंड पर्सनल, एचआर का बेसिकली हो गया।
तो बहुत बेसिक है। नीचे हमें कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर सी, क्योंकि सारा का सारा जो है बेसिकली हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के बेस पे। मार्केटिंग एक फंक्शन होता है, एचआर बेसिकली एक फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, तो फंक्शन के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। नेक्स्ट है अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ए टीचर गिव्स ए 20 पॉइंट क्विज टू 10 स्टूडेंट। एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रही है, वो क्या करती है, क्विज देती है। क्विज के अंदर 20 पॉइंट्स होते हैं और वो 10 स्टूडेंट्स को क्विज दी जाती है। द स्कोर आर लिस्टेड बिलो, और उनमें से स्कोर मिलते हैं। जो 10 स्टूडेंट्स है, एक को 20 मिल गया, एक को 8 मिल गया, 10 मिल गया, 7, 15, 16, 12 ऐसे स्कोर दिए जाते हैं। अब आपको क्या है कि व्हाट परसेंटाइल कोरस्पोंडिंग टू द स्कोर ऑफ 12। अब देखो जैसे कि पहले जो रिजल्ट आता था नेट का, इस बार भी जो रिजल्ट है अगर ऑनलाइन होता है तो शायद परसेंटाइल में देखने को मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि स्कोर को कैलकुलेट करो परसेंटाइल के अंदर कि कितना परसेंटाइल बनेगा। अब परसेंटाइल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटाइल पता है, आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, थोड़ा मैथमेटिकल साइड से क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें जिसके 12 से नीचे है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो देखो 12 से स्कोर जिसने नीचे का रखा है वो कितने हैं, एक तो 8 है, एक 7 है, एक 9 है और एक 10 है। तो टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर करा है 12 से नीचे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेना। तो कितने स्टूडेंट्स ने 12 से नंबर से नीचे स्कोर किया है, वो 4 है, और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने थे, वो 10 थे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो बेसिकली हमारे पास कितना रहेगा, तो हमारा जो परसेंटाइल रहेगा वो कितना रहेगा, सी, दैट इज 40। इसका क्या रह जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू व्हाट डज डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस रेफर्स टू। अगर देखो हम बात करते हैं कि हमारे वर्क प्लेस में काफी डाइवर्सिटी है, लेकिन ये डाइवर्सिटी किस चीज को शो करती है, हमें इस चीज के बारे में बताना है। ए, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, कि जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो हमारे वर्क ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की जो वुमेन्स काम करती हैं उनकी जो काउंट है वो मेन से ज्यादा है, ये कम है, ये चीज शो करते हैं डाइवर्सिटी को। द नंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एफिलिएशन हेल्ड बाय एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द रेंज ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताओ कि डाइवर्सिटी किस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी। तो बेसिकली जो क्या होता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एम्प्लॉय के, उसमें कितने तरह के अलग अलग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिनोट करता है किस चीज को, डाइवर्सिटी को। अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसे कि मेल है, फीमेल है, रेस, एथनिसिटी की अगर बात करें, एज की बात करें, डिसेबिलिटी की बात करें, जेंडर की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अभी अगेन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, इफ फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस समेशन x माइनस 20 इज इक्वल टू 100, देन द अरिथमेटिक मीन इज। अब हमें यहाँ पे x बार मतलब कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें यहाँ क्या रखा है, समेशन x माइनस 20, मतलब कि क्या हुआ कि हर एक टर्म में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो उसका जो समेशन क्या रखा है वो 100 है। तो हमें अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन x चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान देना, अगर हम इसको सोल्व कर ले, समेशन x माइनस समेशन 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अगर समेशन 20 का मतलब क्या, 10 टर्म्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 20 के साथ, तो उसका सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, तो वैसे तो क्वेश्चन होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है, फिर भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो समेशन x इज इक्वल टू, अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 200 और ये हो जाएगा 100। तो हमें x का सम मिल गया और वो कितना आया हमारे पास 300। और अगर 300 हमारे पास समेशन x आ गया और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 है, तो हमारे पास मीन आ जाएगा, वो कितना आएगा, b। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास b, दैट इज 30। तो इसका आंसर b है।
होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। आज के जो क्वेश्चंस थे, थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें इन्वॉल्व कर रखे थे। सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं